सभी को मेरा नमस्कार। मैं सनी श्रीवास्तव, स्पेशल एजुकेशन टीचर, न्यू दिल्ली। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का एक नई वीडियो में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही यानी कि 12 तारीख को एक नया सर्कुलर आया जो कि प्रोसेस से संबंधित था। तो उसी को क्लैरिफिकेशन करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी लास्ट वीडियो बहुत पसंद की। लास्ट वीडियो जो मैंने डिसलेक्सिया के ऊपर बनाई थी वो बहुत ज़्यादा देखी गई और बहुत ही कम समय में इतनी ज़्यादा फीडबैक आया, इतने ज़्यादा जो है व्यूज़ आए। इसके लिए जो है मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी वीडियोस को इतने पसंद कर रहे हैं। यही आपकी जो है इच्छा शक्ति, यही जो आपका फीडबैक है, यही मुझे ताकत देता है ताकि मैं अपना समय निकाल कर आप लोग के लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। मेरे पास कई साथियों का फोन आ रहा था और कि 12 तारीख को सर एक नया सर्कुलर आया हुआ है, इसमें प्रोसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 के कई बच्चों के स्क्रीनिंग और कई बार उनके जो है वेरिफिकेशन या उनके फॉलोअप की बात की जा रही है। तो क्या करना ये क्लैरिफाई नहीं है। तो मैं आज आपको जो है ये जो सर्कुलर आया है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आप इसको देखें और मुझे लगता है कि आप यदि इसको समझेंगे ध्यान से तो आपको बहुत ही आसान लगेगा सर्कुलर में क्या कहना चाहता है। और बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार कि डिपार्टमेंट सर्कुलर भेज देता है और सारा काम हमें करना पड़ता है और बहुत मुश्किल होती है मैनेज करने में, ये काम बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट का पूरा प्रयास केवल यही है कि किस तरह से इंक्लूसिव सेटअप को बढ़ावा दिया जाए, न केवल दिल्ली में बल्कि ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में जो है एक अच्छी इमेज स्टेब्लिश हो और इन बच्चों को जो को नीड है वो एक आगे अच्छे रास्ते पे जा सके, उनको जो जरूरत हो वो मिल सके। और इन सब के बीच में जो है हम स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ और आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो सर्कुलर जो कि 12 अक्टूबर को आया हुआ है, उसमें क्या करना है, किसे करना है और कैसे कैसे सारा प्रोसीजर होगा, उसके बारे में बातें करते हैं। तो आइए आपके साथ मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहीं पे आपको सर्कुलर दिखाता हूँ, आपको क्लियर होगा। आइए देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे सर्कुलर दिख रहा है ये 12/10/2022 को आया हुआ है लाजपत नगर से जो है, जो कि हमारी आईबी की हेड ऑफिस है। मैं आपको सर्कुलर को बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा कि सर्कुलर क्या कहना चाहता है। देखिए, सर्कुलर में सबसे पहली बात ये कह रहा है, मैं पहले पैराग्राफ की बात करता हूँ कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर नंबर F18 DD/IDSS एडमिन सेल 2016-17 7019 and 7026 dated on 27/9/2022 regarding the special screening drive using the process screening checklist. All the HOS of government school are hereby directed to ensure that those students who have been assessed by the concerned class and subject teacher using part 1 of process but do not fall under the spectrum of suspected disability as per part 2 of process are provided the necessary academic learning input through appropriate remedial assistance by their concerned class and subject teacher with immediate effect. तो यहाँ पे जो पहली बात यानी पहले पैराग्राफ में बात की गई है, इसका रेफरेंस लिया गया है कि जो हमारा स्पेशल स्क्रीनिंग ड्राइव चल रहा था, जिसमें हम जो है साइन लैंग्वेज वीक को सेलिब्रेट करते हुए ड्राइव आया था पिछले महीने 12 सितंबर को। उसमें हमें कहा गया था कि प्रोसेस के अनुसार जो है हम स्क्रीनिंग करेंगे स्कूल के सभी बच्चों की और उसमें देखेंगे कि बच्चे जो है कौन कौन से ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी में सस्पेक्टेड होते हैं। इसके लिए दो पार्ट करना था। पार्ट 1 जो कि हमारे रेगुलर टीचर यानी कि सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर कर रहे थे, और उसके साथ साथ प्रोसेस पार्ट 2 जो कि हमारे स्पेशल एजुकेशन टीचर कर रहे थे। और प्रोसेस पार्ट 2 में जो बच्चे फाइनली डायग्नोस हुए या सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी में आए जो है, उनके डाटा हम जो है आगे डिपार्टमेंट को सबमिट कराए हैं। तो अब डिपार्टमेंट क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, तो वो सबसे पहले ये जो डायरेक्शन दे रहा है वो स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के एचयूएस को दे रहा है। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, ऑल द एचयूएस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आर हियर बाय डायरेक्टेड, यानी कि जितने भी एचयूएस हैं उनको डायरेक्ट किया जा रहा है कि जितने भी बच्चे पार्ट 1 में सस्पेक्टेड रहे क्लास टीचर की लिस्ट में, ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 में जितने भी बच्चे क्लास टीचर की लिस्ट में सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी में आए बट किन्हीं कारणों से जो है वो पार्ट 2 में फाइनलाइज नहीं हो पाए, यानी कि जब स्पेशल एजुकेशन टीचर ने किया तो वो फाइनलाइज नहीं हो पाए। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं पार्ट 1 के, यानी कि जो जो क्लास टीचर के पास वो लिस्ट है, जो भी बच्चे हैं जो पार्ट 1 में तो आए हैं बट पार्ट 2 में नहीं आए हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो क्लास टीचर होगा और जो सब्जेक्ट टीचर होगा वो उनकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जो भी उनका लर्निंग गैप है उसको दूर करने के लिए जो है काम करेगा और जरूरत पड़ने पर उनके लिए रिमीडियल प्लान बनाएगा। देखिए यही बात यहाँ पे लिखा गया है
कि आर प्रोवाइडेड द नेसेसरी एकेडमिक लर्निंग इनपुट थ्रू अप्रोप्रिएट रिमीडियल असिस्टेंस बाय द कंसर्न क्लास एंड सब्जेक्ट टीचर विथ इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि पार्ट 1 में जो भी बच्चे डिसेबिलिटी के लिए सस्पेक्टेड हुए थे बट पार्ट 2 में नहीं आ पाए, तो उन बच्चों को हमें छोड़ना नहीं है। उन बच्चों के लिए क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर काम करेंगे, और उन बच्चों की जो एकेडमिक या लर्निंग इनपुट है उसको बढ़ाने के लिए, जो प्रॉब्लम उनको आ रही है उसको बढ़ाने के लिए जो भी रिमीडियल प्लान है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा कि ये डायरेक्शन एचओएस को दिया गया है, और एचओएस जो है अपने क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर को ये बताएगा कि आपने जो लिस्ट प्रोवाइड की थी पार्ट 1 में, इसमें से जो जो बच्चे जो है पार्ट 2 में नहीं क्वालिफाई कर पाए, यानी कि जो पार्ट 2 के अनुसार डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं, तो भी उन बच्चों को आप रिमीडियल प्लान दीजिए, क्योंकि जरूर कोई ना कोई रीजन होगा तभी उन्होंने पार्ट 1 उन्हें लिया है। कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, चाहे वो जो है साइकोलॉजी लेवल पे हो, चाहे मेडिकल लेवल पे हो, किसी भी तरह से प्रॉब्लम होगी तभी पार्ट 1 में लिया गया था। तो उन बच्चों को हम छोड़ेंगे नहीं, उन बच्चों को भी जो है हम प्रॉपर केयर करेंगे, और उनको एकेडमिक और लर्निंग में जो भी इनपुट की जरूरत होगी उसके लिए जो भी रिमेडियल प्लान होगा वो क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर बनाएगा। तो पहला पैराग्राफ हमारा ये कहता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ क्लैरिफाई करते हैं। दिस स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट डज नॉट पोजेस डिसेबिलिटी कंडीशन बट मे बी रिफ्लेक्टिंग लर्निंग गैप्स ड्यू टू जनरल साइकोलॉजिकल और साइको सोशल फैक्टर। यानी कि जो ये बच्चे हैं जो कि पार्ट 1 में आए हैं बट पार्ट 2 में नहीं आ पाए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये डिसेबिलिटी कंडीशन को जो है पोजेस नहीं करते हैं, मगर फिर भी उनके अंदर कोई ना कोई लर्निंग गैप होगा। उसका कारण हो सकता है चाहे वो साइकोलॉजिकल रीजन हो या कोई साइको सोशल फैक्टर हो जिसकी वजह से जो है नहीं आ पा रहे हैं। और हमारी डिसेबिलिटी जो पार्ट 2 की हमारी असेसमेंट थी उसके चेकलिस्ट में कहीं भी वो फॉलो नहीं कर पाए, इस वजह से शायद उनको आगे सेलेक्ट नहीं किया गया था। तो फिर भी यदि इन बच्चों में किसी भी तरह का जो है लर्निंग गैप है, तो इन बच्चों को हम जो है आगे देखेंगे। इसके साथ साथ कह रहा है द कंसर्न क्लास एंड सब्जेक्ट टीचर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कूल शैल एक्सटेंड द नेसेसरी असिस्टेंट टू सच स्टूडेंट बाय डेवलपिंग देयर अप्रोप्रिएट एंड नीड बेस्ड रिमीडियल प्लान फॉर इंश्योरिंग दैट द लर्निंग गैप्स आर रिड्यूस्ड और मिनिमाइज। लेकिन यहाँ भी क्लियर कहा गया है कि द कंसर्न क्लास एंड सब्जेक्ट टीचर, यानी कि उन क्लास के जो भी सब्जेक्ट टीचर होंगे या क्लास टीचर होंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो है उनके लिए जो भी नेसेसरी है उन बच्चों के लिए असिस्टेंस उसको डेवलप करें, प्रॉपर रिमीडियल प्लान बनाएं, और उनके में जो भी लर्निंग गैप है उसे कम करें या खत्म करें। तो आपको ये दोनों पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। पहला पैराग्राफ में एचओएस को डायरेक्शन दी जा रही है कि वो अपने स्कूल के जो भी क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर हैं उनको ये इंश्योर करें कि पार्ट 1 में जो भी बच्चे आए हैं डिसेबिलिटी में सस्पेक्टेड हुए हैं मगर किन्हीं कारणों से वो पार्ट 2 में नहीं आ पाए हैं, तो भी उन्हें आप छोड़े ना। उनके जो भी लर्निंग गैप हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करें, और उसके साथ साथ जो है जो भी उनको लर्निंग इनपुट चाहिए उसके लिए आप स्पेशली रिमीडियल प्लान बनाएं और उनको जो है इम्प्लीमेंट कराएं। तो ये दो पैराग्राफ की बात हो गई। लास्ट पैराग्राफ की बात करता हूं मैं। यहाँ पे कह रहा है ऑल एचओएस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल शैल इंश्योर दैट इफ एनी स्टूडेंट who has been assessed using process screening checklist either on part 1 or part 2 has a specific medical or psychological condition but do not possess disability condition, then the concerned parents of such students are appropriately guided at school level by SET and EVGC for consultation with a doctor from the nearest mapped hospital for preventing such students from the implementation of any disability condition in future। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हमें ध्यान देना है क्योंकि इसमें एसईटीज का भी नाम आ गया है। और कई बार ऐसा होता है कि जहां एसईटीज का नाम आ जाता है तो प्रिंसिपल सर जो है वहीं से वो सर्कुलर जो है एसईटी को फॉरवर्ड करते हैं कि भाई आपका डिपार्टमेंट काम आ गया है, आप देख लो क्या करना है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहले के दो पैराग्राफ जो है उसमें कहीं पे भी एसईटी का कोई नाम नहीं आया था। वो जो भी डायरेक्शन थी वो एचयूएस के लिए और क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर के लिए थी। यहाँ की मैं बात करता हूँ जो थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने भी एचयूएस हैं गवर्नमेंट स्कूल के उन्हें इंश्योर करना है, यानी कि जिम्मेदारी अभी भी एचयूएस को दी जा रही है कि जो भी स्टूडेंट प्रशस्त पार्ट 1 या पार्ट 2 के थ्रू जो है किसी मेडिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन में आते हैं, हो सकता है वो डिसेबिलिटी कंडीशन में भी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन कोई भी मेडिकल कंडीशन या साइकोलॉजिकल कंडीशन में आते हैं, तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को आप बुलाएंगे। उन पेरेंट्स को स्पेशल एजुकेशन टीचर और ईवीजीसी जो है कंसल्ट करेगा और उन्हें बताएगा कि वो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर से मिले, ताकि इन बच्चों को इन फ्यूचर ये किसी भी तरह की चांस है डिसेबिलिटी होने की या किसी तरह की प्रॉब्लम होने की, तो उससे उनको बचाया जा सके। अब देखिए इसमें किन बच्चों के बारे में बात किया जा रहा है वही मैं बता दूं। जैसे कि आपने अपने स्कूल में स्पेशल एजुकेशन टीचरों ने जो है हमारे प्रशस्त पार्ट 2 को किया था, तो पार्ट 2 में हर स्कूल में कुछ ना कुछ बच्चे निकल के आए हैं जिनको आपने जो है सस्पेक्टेड किया कि इनके अंदर मेजर चांस है कि ये जो है डिसेबिलिटी में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रशस्त पार्ट 2 में जितने भी बच्चे आए हैं उन सबके पेरेंट्स को आपको बुलाना है, उनको गाइड करना है, उनको काउंसलिंग करना है, और उनको जो है हॉस्पिटल्स के लिए भेजना है ताकि वो वहाँ पे जाएं और उनका फर्दर ट्रीटमेंट कराएं। यदि कोई प्रॉब्लम है
तो उसका सर्टिफिकेशन भी होगा। और यदि प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है या जो है डिसेबिलिटी नहीं आती, हो सकता है रिकवर हो जाए, तो उसके रिकवर होने के लिए जो भी प्रॉपर इलाज है वो होगा। तो ये तो रही पहले तो प्रोसेस पार्ट 2 में जो बच्चा है उनका करेंगे। उसके बाद प्रोसेस पार्ट 1 में यदि कोई ऐसा बच्चा दिख रहा है जो कि प्रोसेस पार्ट 2 में नहीं आ पाया, यानी कि हमारी चेकलिस्ट वो मैच नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको किसी भी तरीके का मेडिकल इश्यू है या साइकोलॉजिकल इश्यू है, यदि आप ऐसा देख पा रहे हैं, आपको लगता है देखने में, चाहे वो क्लास टीचर ही समझ ले या जो है स्पेशल समझ ले, तो ऐसे बच्चों को भी आप जो है उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे और उनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करेंगे और उनको जो है आप हॉस्पिटल्स भेजेंगे, ताकि वो जो है उनके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो जरूरी है वो कर सकें। तो देखिए दोनों बातें मैं यहाँ पे साफ-साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे किन बच्चों को हमें कॉन्टैक्ट करना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हुआ कि क्या सर पार्ट 1 में जितने भी बच्चे सस्पेक्टेड हुए हैं, क्या सभी बच्चों की हम काउंसलिंग करेंगे, सभी को हम भेजेंगे हॉस्पिटल्स में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट 1 में जितने बच्चे आए थे, उसमें से यदि किसी भी बच्चों को कोई इश्यूज है, आपको लगता है मेडिकल इश्यू या किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल इश्यू है, तो उन बच्चों को निश्चित तौर से आप जो है कन्विंस करेंगे उनके पेरेंट्स को और उनको हॉस्पिटल भेजेंगे और उनको बताएंगे कि आप इनको फॉलो अप कीजिए। यदि डिसेबिलिटी कंडीशन बनने वाली होगी तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, नहीं बननी होगी तो हो सकता है जो भी प्रॉब्लम हो वो उसकी रिकवर हो जाए। और पार्ट 2 में जितने बच्चे आपके सेलेक्ट होके आए हैं, उनको तो आप डेफिनिटली सभी बच्चों को फॉलो अप करेंगे। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है। इसके बाद लास्ट में कहा जा रहा है कि द प्रोग्रेस रिपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू दीज स्टूडेंट्स ऑन द मेडिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन शैल बी कंपाइल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑन मंथली बेसिस इन अकॉर्डिंग टू एनेक्सचर 1 एंड फॉरवर्ड टू आईबी हेडक्वार्टर इन सॉफ्ट कॉपी ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। यानी कि जो भी बच्चों को आप फॉलो अप कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड जो है आप जब सब सबमिट करेंगे, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर होंगे उनका काम है कि वो रिकॉर्ड्स को आप सभी से कलेक्ट करके उससे कंपाइल करें और मंथली बेसिस पे जो है आईबी को हेडक्वार्टर को दिया करें एवरी मंथ के लास्ट में। तो ये जो ऑर्डर है ये हिमांशु गुप्ता जी डायरेक्टर महोदय जो हमारे हैं माननीय, उनके तरफ से आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ जो एनेक्चर 1 है इसमें क्या है। एनेक्चर 1 है मंथली रिपोर्ट परफॉर्म फॉर स्टूडेंट हैविंग स्पेसिफिक मेडिकल और साइकोलॉजिकल कंसर्न। इसके कॉलम्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला कॉलम सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे। सेकंड में नेम ऑफ द स्कूल विथ आईडी, यहाँ पे जो भी स्कूल आईडी होगी वो आप मेंशन करेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट विथ आईडी, बच्चे का नाम और उसकी आईडी डालेंगे। लेवल ऑफ स्क्रीनिंग एडमिनिस्ट्रेड ऑन प्रोसेस पार्ट 1 पार्ट 2 और बोथ, यानी कि कोई भी बच्चा पार्ट 1 में हो चाहे पार्ट 2 में या जो है या दोनों में ही कहीं पे भी उसको स्क्रीन किया है आपने और उसका क्या लेवल है। यहाँ पे लेवल से मतलब है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, चाहे तो आप वो सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी भी मेंशन कर सकते हैं या उसका कोई बिहेवियर है वो मेंशन कर सकते हैं इस कॉलम में। इसके साथ साथ आगे का है डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि बच्चे की उस जो प्रॉब्लम आप बता रहे जो बिहेवियर था उसका क्या उसमें है और इसको डिस्क्राइब करके यहाँ पे मेंशन करेंगे कि बच्चे को क्या मेडिकली प्रॉब्लम हो रही है या क्या साइकोलॉजिकल कंडीशन हो रही है। उसके बाद अगला कॉलम है वेदर द स्टूडेंट हैज विजिटेड द मैप्ड हॉस्टल। अब आपको यहाँ बताना है कि क्या आपने बच्चे को काउंसलिंग की तो बच्चा जो है हॉस्पिटल्स में गया या नहीं गया। उसके बाद गया तो डेट ऑफ विजिट क्या है वो लिखना है। इसके बाद अगला कॉलम जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन द विजिट डिस्कशन विद द डॉक्टर, यानी कि जो है डॉक्टर से क्या डिस्कशन हुआ, क्या रिकमेंडेशन हुआ उसके बारे में यहाँ मेंशन करना है। और साथ साथ प्रोग्रेस रिस्पेक्ट टू कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट, और यदि वो फॉलो अप कर रहा है कोई मेडिसिन या कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है तो उससे क्या उसकी प्रोग्रेस हुई है, ये सारी डिटेल आपको जो है यहाँ पे भर के देनी है। तो आई होप आपको ये सर्कुलर जो है क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब चीज़ें बड़ी आसानी से बता दें। तो आई होप जो है अब सर्कुलर में कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम रही नहीं होगी। तो ये 12 अक्टूबर का सर्कुलर आया हुआ है, ये काफ़ी लेट हो गया मैं इसको बनाने में, 20 तारीख आ गई जो है। मुझे लगा शायद इतना इस पे जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगे लोगों को, लोगों ने काफ़ी जो है कहा कि इसको क्लियर कीजिए, तो इस वजह से मुझे काम करना पड़ा। तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि प्रोसेस पार्ट 1 में जितने भी बच्चे हमारे असेस हुए हैं, जितने भी बच्चों के जो है डिसेबिलिटी सस्पेक्ट हुई है, सबका हमें काम नहीं करना। हमें केवल उन बच्चों को लेना है जिनको किसी भी तरीके से मेडिकल या सोशल प्रॉब्लम हो रही है, साइकोलॉजिकल लेवल प्रॉब्लम हो रही है, उन बच्चों को ही जो है फॉलो अप कराना है। तो यहाँ पे जो काम डिसाइड हुआ है आप इसके लिए अपने कंसर्न प्रिंसिपल को और स्कूल स्टाफ को भी ओरिएंट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है अपने प्रिंसिपल और क्लास टीचर को बताइए कि जो भी प्रोसेस पार्ट 1 में बच्चे सस्पेक्टेड हुए हैं लेकिन पार्ट 2 में सस्पेक्टेड नहीं हो पाए हैं, उन बच्चों को भी हमें छोड़ना नहीं है। उनके लर्निंग गैप जो भी उसे दूर करने के लिए हमें जो भी एफर्ट लगाना है, जो भी रिमीडियल प्लान करना है उसको तैयार करें, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि किसी भी कारण से इन फ्यूचर डिसेबिलिटी के कंडीशन में जा सकता हो। और उसके साथ साथ जो दूसरा काम ये था वो ये था कि पार्ट 2 में जितने भी बच्चे जो है असेस हुए हैं, जितने भी बच्चे आपके हिसाब से सस्पेक्टेड हुए हैं, उन सब बच्चों को, और साथ साथ पार्ट 1 में भी जो है जो बच्चे मेडिकली या साइकोलॉजिकल लेवल पे किसी तरह की प्रॉब्लम है, उन सभी बच्चों के पेरेंट्स को आप बुलाइए, उनकी काउंसलिंग कीजिए और कोई भी कंफ्यूजन हो
या किसी भी तरह के गार्जियन में प्रॉब्लम हो तो उनको कन्विंस करिए कि वो हॉस्पिटल्स में जाएं और बच्चे की प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। इसके साथ ही जो है यहाँ पे ये जो ऑर्डर आया है ये जो है क्लियर होता है। आई होप आपको सारी कुछ समझ में आया होगा। आप इसको समझिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको यदि मेरा जो है ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। कोई फीडबैक देना चाहते हो तो भी बताइए, ताकि मैं आगे के लिए उस बात पे भी ध्यान रखूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत हमें समय देते हैं, प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।